सा टॉपिक डिस्कस किए थे? हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके क्वेश्चंस तुम लोग बना लिए? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यस के सर। बन रहा है क्वेश्चंस? हाँ सर। कल क्लास में भी कराए थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। बन रहा है ना? वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था हम लोग का, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाला हो गया था ना? तुम लोग अपने एंड से बना लेना क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राहम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चंस। डाल्टन्स लॉ तो आसान है, ग्राहम्स लॉ में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर के भी जो जो क्वेश्चंस आए हुए बन जाएगा। आसान ही है, उसमें कुछ नहीं है ना? जो जो नहीं बनाया वो लोग प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। समझ रहे हो बात? आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। केटीजी के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। तो हेडिंग डाल लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें एक हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। देखते हैं उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं हम लोग। दिख रहा है सबको स्क्रीन? एक मिनट बताओ जल्दी से। यस सर। ओके, तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी शॉर्ट फॉर्म में इसको केटीजी बोलते हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ 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 एजम्पशंस होते हैं, या फिर जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। एजम्पशंस एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद डिराइव करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इसका एजम्पशन है, पहला एजम्पशन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सेम गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो आइडेंटिकल होंगे। मतलब मान लो कि नाइट्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो नाइट्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स सभी रेस्पेक्ट में, मास हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, उन सभी रेस्पेक्ट में वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। ऑल रेस्पेक्ट्स बोलने का मतलब क्या हुआ? मास हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है। इन सभी रेस्पेक्ट में ये सारे सिमिलर होंगे। सेकंड एजम्पशन इसका क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइंस। तो मॉलिक्यूल्स जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स रुका हुआ है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और वो हमेशा रैंडम मोशन में होगा, लेकिन उसका मोशन जो होगा अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जिगजैग मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में यू वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ ये यू वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो इसका जो हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, वेक्टर तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में? यस सर। वेक्टर पढ़ चुके हो ना सब लोग? यस सर। तो इसका यू का अगर हम लोग कंपोनेंट लें, ठीक है, यू का हम लोग तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो तो 3D में मूव करता है ना। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी के अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है। तो 3D मोशन होता है वो। तो तीनों के अलोंग अगर इसका कंपोनेंट लेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो गया यू एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया यू वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग हो गया यू जेड। तो जब हम लोग ये u को लिखेंगे इन तीनों एक्सेस के इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप और प्लस यू जेड के कैप, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यहाँ पे एक और एजम्पशन होता है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसका स्पीड का कंपोनेंट जो आएगा हर एक डायरेक्शन में,
उस स्पीड के कंपोनेंट को भी हम लोग इक्वल एज्यूम करते हैं। ये एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि वो उस मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट आएगा तीनों डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं, स्पीड का कंपोनेंट वो इक्वल होते हैं, मतलब यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड। ठीक है। और जब यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस, मतलब u का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, u का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो u का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ux का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर प्लस uz का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये तीनों आपस में अगर इक्वल हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब अंडर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो हम लोग रिप्लेस कर दिए इसको ux से, तो अंडर रूट 3 टाइम्स ux का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड, इसको हम लोग यू एक्स यू वाई प्लस यू जेड, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो ये 3 टाइम्स हम लोग यू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 3 टाइम्स यू एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला ध्यान रखो, इसको जब हम लोग डिराइव करेंगे ना काइनेटिक गैस इक्वेशन, वहां पे इसको यूज करेंगे हम लोग। तो ये एजम्पशन होता है। ठीक है, कि हम लोग तीनों डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है उस गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का, वो तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट इक्वल एज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, बराबर। और उसके बाद हमको फाइनल रिजल्ट ये मिलता है, जिसको हम लोग फाइनली यूज करेंगे, जहां पे डेरिवेशन कर रहे होंगे वहां पे यूज करेंगे। चलो नोट कर लिए इसको। यस सर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड एजम्पशन जो होता है इसमें, ये होता है ऑल द कॉलिजन्स, ठीक है, ऑल द कॉलिजन्स ऑफ gas molecules among themselves and with the walls of with the walls of the container are elastic in nature। तुम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुके हो क्या, वो नो चैप्टर? सर। कोलिजन वाला चैप्टर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में बोलते हैं कि ये जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स आपस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर मूव कर रहा है, तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर ही रहे होंगे, और गैस मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड कर रहा होगा। तो जितने भी कॉलिजन्स यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स में हो रहा है ना, उन सभी कॉलिजन्स को हम लोग इलास्टिक कॉलिजन की तरह ट्रीट करते हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन उस टाइप का कॉलिजन है जहां पे कोई भी मोमेंटम का या काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। समझ रहे हो? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो बोलने इलास्टिक कॉलिजन बोलने का मतलब क्या हुआ, ये इसका कोई भी नो लॉस। ठीक है, इस टाइप के कॉलिजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। तो मतलब जिस वेलोसिटी से वो टकराया था, मान लो कोई वेलोसिटी, कोई गैस मॉलिक्यूल जो वो यू वेलोसिटी से टकरा रहा है कंटेनर की वॉल से, तो वापस भी वो यू वेलोसिटी से ही आएगा। समझ रहे हो? अगर वो यू वेलोसिटी से टकरा रहा है तो उसका स्पीड का कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा। स्पीड का लॉस नहीं हो रहा होगा बोलने का मतलब उसका मोमेंटम लॉस नहीं हो रहा होगा। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी मास का इनटू प्रोडक्ट। वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम तो चेंज हो रहा होगा लेकिन लॉस नहीं हो रहा होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना, क्योंकि जैसे मान लो कंटेनर के वॉल से वो टकराया गैस मॉलिक्यूल, तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगा ना उसका। समझ रहे हो? यस सर। डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है लेकिन मोमेंटम का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, साइन सिर्फ अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो?
तो वो उस टाइप के कॉलिजन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कॉलिजन। और इनफैक्ट एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक किया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हो गया उसका, वैसा कुछ नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना था उस ऑब्जेक्ट का या उस गैस मॉलिक्यूल का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी सेम रहता है। तो जब इसके क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स में इलास्टिक कोलिजन के, तो हम लोग यही दो चीज करते हैं इलास्टिक कोलिजन में, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चन वहां पे करोगे। इलास्टिक कोलिजन में बस हम इतना बता दिए कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन आपस में भी हो रहे हैं और कंटेनर के वॉल से भी हो रहे हैं, वो सारे इलास्टिक इन नेचर है। मतलब ना तो मोमेंटम का लॉस हो रहा है, ना ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट एजम्पशन है, मतलब एक्चुअली में ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये थियोरेटिकल केस ही है, कुछ ना कुछ तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही है। बट ये हम लोग आइडियल केस एज्यूम करके ये एजम्पशंस लिया गया है। समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया, थर्ड एजम्पशन। फोर्थ क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस is due to the collision of molecules with the walls of the container। जो भी गैस का जो प्रेशर डेवलप होता है ना, वो गैस का प्रेशर किस लिए डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, वही इवेंचुअली जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसी को हम लोग प्रेशर ऑफ द गैस बोलते हैं। तो ये प्रेशर ऑफ द गैस जिसको पी से डिनोट करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे गैस मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट एरिया, ठीक है, कंटेनर के पर यूनिट एरिया में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाके कोलाइड करेंगे, उस गैस का प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। तो मेनली जो प्रेशर ऑफ द गैस जो हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के वॉल से जो टकराता है, उसी की वजह से वो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पोस्टुलेट इसका। फिफ्थ, द काइनेटिक एनर्जी of a gas depends only on the absolute temperature of the system। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ, किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसको नेचर ऑफ द गैस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझते हो ना तुम लोग, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल। केल्विन। केल्विन स्केल, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल के ही सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड, यहाँ ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये हम लोग डिराइव भी करेंगे, वो कैसे इक्वेशन आता है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के डेरिवेशन के बाद वो हम लोग देखेंगे। तो ये assumption है इसका। सिक्स्थ है, ये लिखते जाओ भी, कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय gas molecules is negligible as compared to the volume of the container। ये जस्ट आइडियल गैस का assumption है। ये आइडियल गैस में भी यही एज्यूम करते थे ना हम लोग कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस का जो assumption है वही है। फिर उसके बाद एक और आइडियल गैस का assumption था, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर interactions between no intermolecular interactions among gas molecules।
ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, मतलब जीरो एज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये दोनों जो है लास्ट के दोनों जो एजम्पशन है वो जस्ट लाइक आइडियल गैस का एजम्पशन है। ठीक है, तो इसको लिखो पहले, फिर हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। सर दिख तो रहा है स्क्रीन सबको? हेलो? यस सर। ओके, लिख लिए ये सारे पॉइंट्स? यस सर। चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन ये हम पहले लिख देते हैं, इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग। पीवी इक्वल टू, ये इक्वेशन इस टाइप का आता है, 1/3 पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस होल स्क्वायर। ठीक है, यही इक्वेशन है जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सारे टर्म्स का मतलब क्या है? एम रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखते जाना, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल का मास है एम। ठीक है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यू आर एम एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यू आर एम एस एक्चुअली में है ये, इसको बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताएंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे आता है? तो ये जो है ना यू आर एम एस, इसको लिखने का तरीका ये, मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है तुमको। स्क्वायर पहले हम लोग जितने भी, मान लो कि एन मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे, तो हर एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी मान लो u1 है। पहले वाले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u1 है, दूसरे वाले का u2 है, तीसरे वाले का u3 है। तो इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे, उन सभी के वेलोसिटी का क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, u3 का स्क्वायर अप टू, ये मान लो un तक का स्क्वायर चला गया। अब इस स्क्वायर्ड वेलोसिटी का हम लोग एवरेज लेंगे, मीन लेंगे। तो मीन लेंगे तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर्ड वेलोसिटी का मीन आ गया। अब इसका हम लोग क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, अंडर रूट। तो यही एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। समझ गए बात? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझ आया या नहीं? यस क्या है? तो जितने भी वेलोसिटी है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, u1 u2 u3, इस तरह से हम लोग n मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ले लिए। उन सभी का पहले हम लोग उसके वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिए, फिर उसका हम लोग मीन ले लिए, स्क्वायर्ड वेलोसिटी का मीन लिए, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद हम लोग उसका अंडर रूट ले लिए। तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स का मतलब, अब P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम। तो सारे टर्म्स का मतलब समझ में आ गया इसमें, काइनेटिक गैस इक्वेशन में। अब ये गैस इक्वेशन हमको डिराइव करना है। आ गया ना समझ में? m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यू आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। अब इसका देखते हैं हम लोग डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, डेरिवेशन हम लोग करेंगे। जैसे मान लो कंटेनर ले लिया हम लोग, थ्री क्यूबिकल कंटेनर एज्यूम करके हम लोग डिराइव कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमारा क्यूबिकल कंटेनर है। इसको हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। दिख रहा है स्क्रीन सबको? पहले बोल दो। यस सर। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी एक कंटेनर के वॉल को हम लोग रेफरेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मान लो हम लोग सिर्फ इस वॉल को कंसिडर कर रहे हैं, कंटेनर का सिर्फ एक वॉल जो शेडेड वॉल है, उसी वॉल को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस वॉल पे हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ड्रॉ करो इस तरह से। सर वो शेडेड रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है? शेडेड रीजन मतलब शेडेड जो वॉल है, उस वॉल पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उस वॉल के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं। एक वॉल के लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग पूरा टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है, ये क्यूबिकल कंटेनर हम लोग लिए हैं, इसका लेंथ जो है, एज लेंथ ये एल है। ठीक है, एज लेंथ इसका एल है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एज्यूम करते हैं कि ये कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले वन गैस मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो वो गैस मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा ये जो दीवार है ना, जो शेडेड है, जिसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके मतलब पूरा उसके अपोजिट में जो वॉल है, वहां से वो स्टार्ट हो रहा है गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पूरा गैस मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जैसे मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, वो मूव कर रहा है जैसे ये हमारा जो रेफरेंस वाला वॉल है, उसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वॉल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बताओ। ये जो गैस मॉलिक्यूल है कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। पूरा एकदम एंड से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके अपोजिट में जो वॉल है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस इसके बीच में क्या होगा, एल होगा ना। एल डिस्टेंस कवर करके ये आके स्ट्राइक करेगा ना इसको, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो चलो ये डिस्टेंस इसके बीच में एल। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इसका मास हम लोग वन गैस मॉलिक्यूल जो है, इसका मास हम लोग एम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये इस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कुछ यू होगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी कुछ यू होता है, लेकिन इसका हम लोग एक्स एक्सिस के तरफ मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के तरफ इसका मोशन अगर कंसिडर करोगे, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेना होगा हमको। कौन सा कंपोनेंट लेंगे, यू एक्स वाला लेंगे। यस सर। तो m इंटू जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, इनटू यू एक्स, है ना। और ये वन मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो यू एक्स वन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो एम इंटू यू एक्स वन होगा। यस और नो, यस बताओ। सर। तो सर यहाँ पे हम लिख, हाँ बोलो। सर वो यूएक्स कंपोनेंट हम लोग लेंगे क्यों? जब डिस्टेंस ये एल है तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कंपोनेंट ब्रेक करने का तो जरूरत नहीं है। क्यों कंपोनेंट, वो जरूरी थोड़ी है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो मोशन तो रैंडम होता है ना। मोशन रैंडम है, मतलब मान लेते हैं किसी वो
पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन में थोड़ी इंक्लाइंड है, वो मोशन हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं ना, ऐसे 3D में है तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करना होगा ना। कंपोनेंट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, किसी एक एक्सिस के अलोंग हम लोग डिराइव कर सकते हैं, यू वाई एक्सिस के अलोंग भी डिराइव कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग एक रैंडम केस ले रहे हैं जिसमें कि मतलब सारे केसेस कवर हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल जो हमेशा एक्स की तरफ ही मूव करेगा, वो डायरेक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, समझ रहे हो उसका मोशन। यस सर। तो वो डायरेक्शन, इसीलिए हम लोग कोई एक रैंडम डायरेक्शन चुन लिए कि वो किसी एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड नहीं है, ठीक है, किसी एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड नहीं है, इसलिए हमको कंपोनेंट लेना पड़ रहा है वहां पे। और वो कंपोनेंट लेके ही हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग मोशन लेके डिराइव कर रहे हैं, वो हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग भी लेके कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग लेके भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यू एक्स यू वाई और यू जेड यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है ना। इक्वल होता है। तो इसीलिए किसी भी एक्सिस के अलोंग लेके करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल लिए हैं, वो रैंडमली मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और उसका मोशन हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करके वो डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया बात। यस सर। तो अब यहाँ देखो, जब हम लोग यहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग लिखें, इनिशियल मोमेंटम, उस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम का देखो हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी आई अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम इंटू यू एक्स वन हो जाएगा। मास उस मॉलिक्यूल का एम है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है यू एक्स वन वेलोसिटी से, ठीक है। तो एम इंटू यू एक्स वन। अब फाइनल मोमेंटम, अब जैसे ही ये वॉल को यहाँ पे टकराया, जिस इस वॉल से ये टकराया, तो वापस ये रिवर्ट बैक करेगा, सेम रिवर्ट होगा ना। यस सर। अब रिवर्ट अगर कर रहा होगा यहाँ पे, ये जो कॉलिजन होगा इस वॉल से, वो कॉलिजन हमको कैसा कंसिडर करना है, इलास्टिक कॉलिजन। मतलब वो जिस वेलोसिटी से टकराया था, वेलोसिटी में कोई लॉस होगा क्या, वो वापस उसी वेलोसिटी से आएगा या नहीं, ये बताना। यस सर। यस सर। तो वापस वाला जो रिटर्न वेलोसिटी होगा उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वो क्या होगा, यू एक्स वन ही होगा। यस सर। तो लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल, अब यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अब रिवर्स हो गया ना। पहले मान लो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव एज्यूम किए थे, ठीक है, इस डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हमको क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वहां पे साइन क्या लेना होगा, माइनस। तो जो फाइनल मोमेंटम हो गया ये क्या हो गया, माइनस एम इंटू यू एक्स वन हो जाएगा। ये बताओ, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अब यहाँ पे बताना, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आ गया, हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम ये कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ये कितना हो गया, -2 mu x। -2m इंटू यू एक्स वन। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ये हमारा 2 टाइम्स एम यू एक्स वन हो गया, समझ रहे हो। चेंज सर इन मोमेंटम, हाँ बोलो। लेकिन चेंज इन मोमेंटम तो p फाइनल माइनस p इनिशियल होना चाहिए ना, तो उसका फिर मॉड ले लिए। हाँ मॉड्यूलस लेके हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली अभी फोर्स निकालेंगे, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ तुम लोग पढ़े हो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है उसका स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो न्यूटन का। यस सर। तो उसमें क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे एक्चुअली फोर्स निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद प्रेशर डिराइव करेंगे, ठीक है, प्रेशर। तो रेट हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिए, चेंज इन मोमेंटम का सिर्फ मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका मॉड ले लेना। तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 2 टाइम्स एम यू एक्स वन हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हमको टाइम भी तो चाहिए, टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन।
टाइम टेकन फॉर ईच कॉलिजन। अब एक कॉलिजन का पूरा टाइम कितना होगा, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे देखो तो। अब मान लो पहला कॉलिजन, ये मॉलिक्यूल यहाँ से चला, ठीक है, एक बार ये कोलाइड किया, फिर ये यहाँ इधर आया, फिर उसके बाद दूसरे कॉलिजन के लिए फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा ना। तो एक कॉलिजन का जो टाइम हुआ, मतलब ये एक कॉलिजन होने के बाद, मतलब एक कॉलिजन में टोटल कितना टाइम लगा, वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, ये बताओ। मतलब ये मॉलिक्यूल अभी यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, अब ये यहाँ से एल डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आकर स्ट्राइक किया, समझ रहे हो बात को, इस वॉल को। अब फिर वापस जब ये पीछे वाला, इसके अपोजिट में जो वॉल है, उस पे अगर कोलाइड करेगा तो वापस फिर तो इसको एल डिस्टेंस ही वापस जाना होगा, तब तो दूसरा कोलिजन होगा। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। तो दूसरे कोलिजन होने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा कोलिजन होने से पहले वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है? 12 2L। बाई UX1 हो जाएगा टाइम। तो एक बारी वो एल डिस्टेंस तो आके ये इसको स्ट्राइक किया, ठीक है, तो वो वहां पे कोलाइड हो गया, लेकिन दूसरा कोलिजन होने से पहले वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर ले रहा है? 2L। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम लोग टोटल डिस्टेंस लेंगे ये 2L लेंगे, क्योंकि टाइम निकालना है ना। तो टाइम हम लोग क्या लेते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, हम लोग कर लेंगे। तो जिस टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया दूसरे कोलिजन होने से पहले, वो 2L डिस्टेंस कवर किया। और वो 2L डिस्टेंस वो कितने स्पीड से कवर कर रहा था, स्पीड क्या था उस समय उसका? UX1। यस सर। तो टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन क्या हो गया? 2L बाई UX1। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम हमको पता चल चुका है, टाइम हमको ईच कोलिजन का पता चल चुका है। तो अब हम लोग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल निकाल सकते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग बोलते हैं फोर्स, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यही हो गया रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज का रेट निकालते हैं तो उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन अगर हम लोग कर दें तो हमारा फोर्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा है कितना? 2m/UX1। ठीक है, और टाइम टेकन कितना है? 2L/UX1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है? m/L और इंटू UX1 का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल है, ये जो अभी एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यू टू क्या है? ये ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का। अब ऊपर तुम लोग को एक एजम्पशन बताए थे, ऊपर क्या एजम्पशन बताए थे कि ये जो UX है, ये वाला देखो, UX इज इक्वल टू, ये सॉरी, U स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स UX का होल स्क्वायर। ये याद है तुम लोग का एजम्पशन? U किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी U, इसका स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स UX का होल स्क्वायर है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो तो, UX1 का होल स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स U1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं यानी। यस सर। ये बात समझ में आया? ये U क्या है? उसका वेलोसिटी है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, और ये UX क्या है? उस U का कंपोनेंट हम लोग X डायरेक्शन में निकाले हैं। समझ रहे हो बात? दोनों में डिफरेंस है ना, U और UX में। वो डिफरेंस समझ पा रहे हो या नहीं तुम लोग? यस सर। चलो, UX जो लिखा हुआ है वो उसका कंपोनेंट लिए हम लोग, ठीक है, उसका कंपोनेंट लिए हम लोग X डायरेक्शन में। तो अब उस कंपोनेंट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं उसके एक्चुअल वेलोसिटी से, ठीक है।
तो उस कंपोनेंट का हम लोग लिख सकते हैं वो, क्योंकि यूएक्स यूआई और यूजेड इक्वल होते हैं, वहां पे अज्यूम करते हैं हम लोग ऐसा। तो यूएक्स वन का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ यू वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. तो अब यहां से देखो फोर्स एक्सर्टेड ये क्या आ गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। एक सेकंड रुकना तो। हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है। अब यहाँ देखो फोर्स स्क्रीन दिख रहा है ना, फोर्स Yes. एक्सर्टेड ऑन द वॉल, ऑन द वॉल हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एम बाय एल। अब इंटू यू एक्स वन का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू यू वन का होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? Yes. एम बाय एल इंटू 1/3 यू वन का होल स्क्वायर। अब ये फोर्स ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल था। अब इसी चीज को अगर हम लोग एन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर दें तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स। तो एन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू ये एम बाय एल। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ कर दिए। ये तो एक के लिए था, इसी तरह एन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का होल स्क्वायर अप टू ये un का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। देखो तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर फोर्स ये है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, वो un किससे रिप्लेस हो जाएगा, सिर्फ u2 के लिए हो जाएगा, u2 से रिप्लेस हो जाएगा। तीसरे मॉलिक्यूल का फोर्स अगर निकालोगे तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, u3 से रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल्स का जब फोर्स तुम ऐड करोगे तो 1/3 इंटू एम बाय एल, ये तो कॉमन आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा है? Yes, sir. 1/3 इंटू एम बाय एल ये तो कॉमन आ जाएगा ना सारे में, क्योंकि मास तो सबका बराबर है और लेंथ भी एल तो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है और 1/3 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बराबर आ गया, ये इक्वल है सबका, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, u1 हो गया ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, u2 हो गया सेकंड मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, u3 थर्ड का, अप टू ये un तक चलेगा। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक समझ आया सबको? यस और नो? Sir. बोलो, सब लोग रिप्लाई करो। Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग एक्चुअली जो हमारा इक्वेशन है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये देखो 1/3 है और इंटू एम बाय एल है। ठीक है, अब ये जो u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर u3 का स्क्वायर अप टू प्लस un का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये
इसको हम लोग ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं ना, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई भी कर दिए, n से डिवाइड भी कर दिया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नो सर। नो सर। चलो अब यहाँ पे देखो, एफ नेट, नेट फोर्स क्या आ जा रहा है हमारा, 1/3। ठीक है, ये m/l और इनटू ये n आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग देखो तो URMS का होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं हम, इसको हम लोग URMS के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। ऊपर देखो, URMS का एक्सप्रेशन क्या था, याद है तुम लोगों को? URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म था। तब जब दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो URMS स्क्वायर रूट हट जाएगा ना इधर का, तो सिंपली वही वाला टर्म आ जाएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो एक बार अच्छे से, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो। अभी अभी हम लोग और करीब आ गए हैं अब डेरिवेशन के। ठीक है, तो ये नेट फोर्स आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो, नेट फोर्स आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर एक्चुअली निकालना चाह रहे हैं। तो प्रेशर उस वॉल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। तो जो नेट फोर्स है हमारा ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड आया हमारा 1/3 इंटू MN/URMS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स। और सॉरी, यहाँ L छूट गया ना, L। यही हमारा फोर्स का वैल्यू। यस सर। और डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तो जिस वॉल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं उस वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, बता सकते हो तुम लोग? एल स्क्वायर। L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो क्यूबिकल वॉल का स्क्वायर क्या हो, एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ठीक है, अब ये L इंटू एल स्क्वायर, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/3 इंटू MN/URMS का होल स्क्वायर। अब L इंटू एल स्क्वायर, ये हम लोग L क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। और L क्यूब एक्चुअली है क्या, उस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, यस और नो? यस सर। जो हम लोग कंटेनर लिए हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा या नहीं, बताओ? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू L क्यूब। और यहाँ पे एक्चुअली जब एजम्पशन हम लोग पोस्टुलेट्स वाले लिखाए हैं, जो एजम्पशंस, उसमें क्या लिखाया गया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग नेग्लिजिबल अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस बन जाएगा, यस और नो? तो यहाँ से देखो क्या आ गया, अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, उस वाले टर्म को अगर उस साइड भेज दें हम लोग, तो ये हमारा आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 MN/URMS का होल स्क्वायर। यही डिराइव करना था हमको, बोलो, यही डिराइव करना था ना? यस सर। तो इसी इक्वेशन को बोला जाता है, यही है हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो एरिया है वो खाली एक फेस का लिया गया है ना? जिस फेस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं उसी का तो एरिया लेंगे ना, उसी के लिए तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो एरिया तो उस फेस का है, लेकिन जब वो और L से मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो पूरा वॉल्यूम आ गया ना उस कंटेनर का, यस सर। तो वो तो पूरे कंटेनर के लिए ही हो गया ना फिर। समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये जो इक्वेशन हमको डिराइव करना था ये हमारा आ गया, मतलब L क्यूब को हम लोग रिप्लेस कर दिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से। और एक्चुअली यहाँ पे अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा।
तो यही इक्वेशन हमको निकालना था जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू 1/3 mn/u/m²। अब यहाँ सारे टर्म्स का मतलब तुम लोग पता रखना। m हो गया मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u/r/m रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है। अब एक और यहाँ पे होता, पहले इसको लिख लो, लिख चुके हो तुम लोग इसको यहाँ Yes, तक। sir. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी अगर फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल का अगर निकालेंगे हम लोग तो हाफ इंटू m इंटू u1 का स्क्वायर होगा। Yes, sir. इसी तरह अगर हम लोग बोलें काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, तो n मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू फर्स्ट मॉलिक्यूल का m इंटू u1 स्क्वायर, उसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल का हाफ इंटू m इंटू u2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू mu3 स्क्वायर, इसी तरह हाफ mun का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ mun का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे हम लोग। इसको हाफ इंटू m तो कॉमन आ गया, इसके बाद बच क्या गया? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर अप टू n मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो u1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दिए? n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया? हाफ इंटू m n। ठीक है, और ये वाले टर्म को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? u/r/m का होल स्क्वायर से कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ n गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या हो गया? हाफ इंटू mn/u/r/m²। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है और डिवाइडेड बाय पीवी का एक्सप्रेशन है, इनका अगर तुम रेशियो लोगे तो रेशियो लेने पे देखो तो क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू mn/u/r/m का होल स्क्वायर, और पीवी का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? 1/3 इंटू mn/u/r/m का स्क्वायर, u/r/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया? 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी आ गया। यस और नो? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत? ये सब रिलेशन याद रखना है, ये सब रिलेशन याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट याद रखना है, डिराइव मत करने लगना। K इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. अब इसी को अगर हम लोग 1 मोल के लिए अप्लाई कर दें, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल के लिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? देखो, अगर 1 मोल के लिए अप्लाई करोगे तो 1 मोल के लिए आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू nRT है, तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो पीवी इक्वल टू RT लिख सकते हैं हम लोग। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ RT। देख लो, और ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे? फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो 1 मोल आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी अगर तुमसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ RT। अगर यही तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो 1 मोल का तुमको पता है, तो n मोल का क्या हो जाएगा? n इंटू 3/2 टाइम्स RT हो जाएगा। हाँ या नहीं? Yes, sir. तो अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल का अगर हम लोग देख रहे हैं, ये 3/2 टाइम्स ऑफ RT है। तो 3/2 ये तो कांस्टेंट है और R भी जो गैस कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? ये टेम्परेचर आ गया। और ये टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं? ये टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना? यही चीज वहां पे तुम लोग को उसमें जब पोस्टुलेट्स लिखा रहे थे तो बताए थे
ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है क्या? No, नेचर ऑफ द sir. गैस इन्वॉल्व हो रहा है? No. डज नॉट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन द, कोई भी आइडियल गैस वो कोई भी हो, ठीक है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये एक्चुअली हम लोग यहाँ डिराइव भी कर दिए। तो ये जो लिख लियो यहाँ तक। Yes, sir. यहाँ पे एक और चीज नोट करके लिखना, काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो था ये कितना था? 3/2 टाइम्स ऑफ RT। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अगर एक मोल का हमको पता है, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालना, कैसे निकालेंगे बताओ तो? क्वेश्चन समझ रहे सर हो क्या NA से बोले? डिवाइड कर देंगे। हाँ, Na से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू RT/Na। Na से डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो ये रिप्लेस हो जाता है एक कांस्टेंट से, इसको हम लोग बोल देते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ ये KT। ठीक है, अब ये K क्या है ना, K हो गया, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये K किसके इक्वल हो जाएगा? K इज इक्वल टू R/Na, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है ना यहाँ पे, ये दोनों तो चेंज होगा नहीं। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और K क्या है, ये सॉरी Na क्या है हमारा? एवोगाड्रोस नंबर। तो ये दोनों का नंबर फिक्स है। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक K से, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो साइंटिस्ट का नेम पे है। तो K का जब इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का यूनिट है, और इसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो ये ध्यान रखना 3/2 KT। तो ये 3/2 KT क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जब हम लोग निकाल रहे हैं तो वो 3/2 KT लिख सकते हैं, और K वहां पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ रहे हो बात? तो एक मोल के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस का क्या लिखेंगे? 3/2 RT। n मोल्स के लिए अगर पूछा गया तो n इंटू 3/2 RT कर दोगे। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया तो 3/2 RT जो है उसको Na से जब डिवाइड किए तो वो क्या बन गया? 3/2 KT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो R/Na होता है। ठीक है, सर बोलो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना और सर, थोड़ा सा और। यस सर, बस। यस सर, हो गया। चलो, हो गया सबका? तो ये था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, जो भी हमको एक्सप्रेशंस, देखो डेरिवेशन हमको नहीं लगता है कहीं पूछेगा, ठीक है, बस तुम लोग फाइनल रिजल्ट याद रखना, ठीक है। PV इक्वल टू 1/3mn, ये इक्वेशन एक याद रखना है। दूसरा जो जो हम सर्कल कर दिए हैं उसको हम बॉक्स में कर दिए हैं 3/2, ये याद रखना है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी वाला ये तुमको पूरा याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
क्वेश्चन आसान ही रहता है इसमें। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 mole of ideal gas when temperature changes by 50 degree Celsius। बताओ तो। Find the change in kinetic energy of 1 mole of ideal gas when temperature changes by 50 degree Celsius। हो गया? अरे आसान सा क्वेश्चन है। देखो, हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमको निकालना है। तो मान लो हम लोग फर्स्ट आइडियल गैस का, फर्स्ट केस का Ke1 अगर हम लोग देखें तो 1 मोल का क्या एक्सप्रेशन होता है? 3/2 R इंटू टी, यही होता है ना। और ये T जो होता है ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, केल्विन में रहता है। तो T1 एज्यूम कर लेते हैं। और Ke2 जो है ये हमारा 3/2 टाइम्स R इंटू T2, यही होगा। हमको चेंज निकालना है, मतलब Ke2 माइनस Ke1, यही फाइंड आउट करना है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चेंज क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स R, और ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 होगा। और वो चेंज इन टेम्परेचर तुमको दिया हुआ है कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डिग्री सेल्सियस में 50 का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी तो 50 का ही चेंज होगा। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो 100 का ही है ना। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी चेंज कितने का होगा? ये बताओ तुम लोग। 50 केल्विन का ही तो चेंज होगा। यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो बस हो गया, ये चेंज ही निकालना है। ये तो क्या होगा? 3/2 R इंटू ये 50 केल्विन, और R का वैल्यू हमको पता ही है। एनर्जी के टर्म में यूज कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आर का कौन सा वैल्यू यूज करोगे? 8.314 वाला, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे 8.314 ये यूनिट हो गया जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर हो गया हमारा 50 केल्विन। बस सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा। कितना आ गया? 624 joule. कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। सिक्स 624 आ रहा है। Sir, 22.55. 23.55 ना। हाँ तो नियरली 623.55। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 624 जूल लिख सकते हैं।
ठीक है, वो देख लेना वैल्यूज। समझ में आया? सर वो मोल कहाँ गया? हाँ, जूल पर मोल लिख लो, यूनिट, क्योंकि 1 मोल का ही निकाल रहे हैं ना हम लोग काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर मोल, है ना, तो जूल पर मोल हो गया यूनिट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एट व्हाट टेम्परेचर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर, ये बन जाना चाहिए तुम लोग से, द काइनेटिक एनर्जी विल बी half of its value at 127 डिग्री सेल्सियस। चलो जल्दी बताओ तो। At what temperature the kinetic energy will be half of its value at 127 degree Celsius? अरे यार, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? सर हाँ 200 केल्विन। हाँ, 200 केल्विन, ये तो बस, ये तो उसमें कोई कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ये क्या बताया गया, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, यही होता है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रहा है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी क्या होगा, आधा ही हो जाएगा ना। यस और नो? यस डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल का तो वही मतलब होता है ना, कि अगर टेम्परेचर डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल, टेम्परेचर हाफ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ। तो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको चाहिए, तो ये 127 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा, 400 केल्विन। यस सर। तो 400 केल्विन पे मान लो काइनेटिक एनर्जी जितना था, मान लो x है, तो x/2 अगर काइनेटिक एनर्जी होना है तो टेम्परेचर भी तो आधा होगा, तभी तो x/2 होगा काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? तो सिंपली टेम्परे वो कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा जिसपे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा, 200 केल्विन। इसको सेल्सियस में बदल लेना तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन तुमको डिग्री सेल्सियस में पूछा गया। तो 200 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? अरे 200 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? हेलो, बोलो जल्दी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, सर -73 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर दे देना -73, क्योंकि क्वेश्चन तुमको डिग्री सेल्सियस में ही पूछा था ना, तो आंसर भी हम लोग इसमें दे दिए थे, -73 डिग्री। कोई दिक्कत? यस और नो? यस सर। अब बन जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखना क्वेश्चंस, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराएंगे, देखते हैं बुकलेट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, जिसमें एक टाइप का तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, URMS वाला। उसके बाद और भी होता है, एवरेज स्पीड होता है, प्रोबेबल स्पीड होता है, वो सारा हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद रियल गैसेस वाला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रियल गैसेस का इक्वेशन देखेंगे हम लोग क्या होता है, वांडरवाल गैस इक्वेशन वहां पे हम लोग यूज करते हैं, तो वो सारा चीज आगे है। तो ये देखो, ये लिख चुके हो ना एक अच्छे से, डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? लिख लियो ये सब लोग? हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चंस तुम लोग बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट होगा यहाँ तक तुम लोग करना, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग बना के रखो, इस टॉपिक तक जो भी डाउट होगा वो पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके, चलो फिर तो आगे अगले क्लास में करते हैं हम लोग। यहाँ तक तुम लोग बनाओ, बना के रखना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस। Okay, sir. चलो ठीक है।